अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल कहानी नुक्कड़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। एक थी बुढ़िया, नेक सीरत और खूबसूरत। एक बार वो किसी काम से बाजार गई। उसे इत्तेफाक ही कीजिए कि उसने सर खुजाने के लिए हाथ उठाया। उसी वक्त वहां से 4 आदमी गुजर रहे थे। उन्होंने बुढ़िया को हाथ उठाते हुए देखा तो उनमें से एक बोल उठा, इस नेक बीबी ने बगैर मुंह से बोले मुझे सलाम किया है। ये सुनकर दूसरा बोला, है बेहैसियत, तुझ में ऐसी क्या खूबी है जो बड़ी भी तुझे सलाम करेगी? उसने तो मुझे सलाम किया था। फिर तीसरे और चौथे आदमी ने भी यही कहा कि बड़ी भी ने उसे सलाम किया है। गर्ज की इतनी सी बात पर इन चारों में तकरार होने लगी। बात इतनी हद तक बढ़ गई कि वहां पर बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। भीड़ में से एक अक्लमंद आदमी ने कहा, ए दोस्तों, तुम बेबात आपस में क्यों झगड़ रहे हो? वो बुढ़िया अभी आगे ही जा रही होगी, जाकर जल्दी से उससे पूछ लो कि उसने तुम में से किसे सलाम किया था। जरा सी बात को बेकार इतना बढ़ा रहे हो। बात ये दुरुस्त थी। ये सुनकर वो चारों नामाकूल दौड़े और उस गरीब बुढ़िया के पास पहुंचे और कहने लगे, ए बड़ी भी साहिबा, हम चारों में से आपने किस नाकाम को सलाम किया था? ये बेहुदा बात सुनकर बुढ़िया दिल में सोचने लगी, ऐसा लगता है कि चारों शख्स बिल्कुल बेवकूफ है। इसने मुस्कुराकर उनसे कहा, तुम चारों में से जो सबसे ज्यादा बेवकूफ होगा मैंने उसी को सलाम किया है। बड़ी बी की बात सुनकर उनमें से एक बेवकूफ बोला, बड़ी बी, मेरी तो बेवकूफी ये है कि मैं एक बार अपने ससुराल गया। वहाँ लोगों ने खाने के वक्त मुझसे खाने के लिए बहुत कहा कि कुछ खा पी लो, फिर इत्मीनान से आराम करो। लेकिन मुझ बदकिस्मत के मुंह से ये निकल गया कि मैं तो अपने घर से खाना खा के आया हूँ। बेचारों ने बहुत खुशामद की, बहुत जिद की कि थोड़ा बहुत खा पी लो, लेकिन मैं राजी ना हुआ, इसीलिए कि मैं अपनी बेवकूफी से पहले ही इनकार कर चुका था और अब अपने इस हिमाकत को निभाना ही था। गर्ज कि वो बेचारे सारे चुप रहे और मैं भूखा ही सो गया। थोड़ी ही रात गुजरी थी कि मेरी आंख खुल गई। मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही थी। अब जो मेरी शामत आई तो मैंने ये अनोखी हरकत की कि भेस बदला और चुपके से दरवाजा खोलकर भीख मांगने के इरादे से बाहर निकल गया। मैं एक घर से दूसरे घर टुकड़े मांगता मांगता अपने ससुराल के दरवाजे पर आन पहुंचा और भीख के लिए हाथ फैलाया। अंदर से एक मुनाजिमा के जिसका नाम चंबेली था, रोटी का टुकड़ा लेकर बाहर निकली। मैंने जो उसे पहचाना कि ये तो हमारी ही नौकरानी है और ये दरवाजा भी अपने ही ससुराल का है, तो मैंने वहां से पिछले पांव हटना शुरू कर दिया। वो नुकरानी भी रोटी देने के लिए बराबर मेरे तरफ आती रही। जो मैं पीछे हट रहा था वो आगे आगे मेरी तरफ आ रही थी और कह रही थी, ऐ फकीर, तू रोटी का टुकड़ा क्यों नहीं लेता? अब किस्मत का करना ये हुआ कि मैं पीछे हटते हटते एक कुएं के किनारे आ गया और धड़ाम से कुएं में गिर पड़ा। मेरे कुएं के अंदर गिरते ही शोर मच गया कि कोई गरीब और किस्मत का मारा फकीर कुएं में गिर पड़ा है। आखिरकार लोगों ने निहायत मेहनत के बाद मुझ बावली सूरत को कुएं के अंदर से निकाला और सबने मुझे पहचान लिया कि ये तो फला का दामाद है। इसकी ये क्या कमबख्ती थी जो ये इस गंदी हालत में गिरफ्तार हुआ। गर्ज इस जिल्लत और नदामत की वजह से मैंने उस दिन के बाद कभी भी अपने ससुराल का नाम नहीं लिया और ना कभी उधर का रुख किया। सो बड़ी भी, ये थी मेरी बेवकूफी जो मैंने आपको सुना थी। है ना मेरी बेवकूफी सबसे अच्छी? हो ना मैं सबसे ज्यादा बेवकूफ? बड़ी बी ने ये किस्सा सुना और कहा, बहुत खूब, आफरीन, मरहबा। इस उल्लू की बात सुनकर दूसरा बेवकूफ बोल उठा, बड़ी भी साहिबा, अब मेरी बेवकूफी की कहानी दिल लगा कर सुनिए। एक दफा का जिक्र है कि ससुराल से मेरा बुलावा आया। हमारे यहाँ का रिवाज था कि जब दामाद ससुराल जाता था तो सर पर पगड़ी बांध कर जाता था। मुझ खाकसार को पगड़ी बांधनी आती नहीं थी, सो मैं अपने एक दोस्त के पास चला गया और उसकी मिन्नत समाजत की कि भाई मेरे सर पर पगड़ी बांधो। मेरे दोस्त ने मेरे सर पर पगड़ी बांधी। मैंने घर आकर कपड़े का अच्छा सा जोड़ा पहना और ससुराल की तरफ रवाना हो गया। ससुराल मेरी बड़ी दूर थी। चलते चलते बहुत थक गया और मुझे नींद आने लगी। ऐसे में मैंने सोचा कि किसी ऐसी जगह पर सोना चाहिए कि सर से पगड़ी ना उतारनी पड़े। इत्तेफाक से मुझे करीब ही एक पुख्ता कुआं नजर आया। मैं लपक कर कुएं पर पहुंचा और वहां इस तरकीब से सोया कि सर तो कुएं के अंदर की तरफ रखा
اور اس کے چبوترے پر پاؤں پھیلا دیے اور اس طرح میں خوب گہری نیند سو گیا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ میری پگڑی نہ کھل جائے۔ لیکن اس طرح سوتے سوتے جب میں نے کروٹ بدلی تو میری پگڑی کنویں میں گر گئی۔ مجھے سوتے سوتے بہت دیر ہو گئی اور جب سی پہر کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں بہت گھبرایا کہ دن تو بہت تھوڑا باقی رہ گیا ہے اور جانا مجھے اب بھی بہت دور ہے۔ غرض کے اس گھبراہٹ میں مجھے اپنے پگڑی کی بھی یاد نہ رہی اور میں بھاگ کھڑا ہوا۔ بھاگم بھاگ جو میں سسرال کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں کی ایک نوکرانی چلی آ رہی ہے۔ اس نے جو دیکھا کہ میاں ننگے سر بدحواس بھاگے چلے آ رہے ہیں تو اس نے سوچا کہ شاید بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ بےہودہ بات سوچ کر نوکرانی الٹے پاؤں روتی ہوئی گھر میں چلی گئی اور یہ عجیب ماجرا میری ساس کو جا سنایا۔ اس نے جو دیکھا کہ میاں ننگے سر بدحواس بھاگے چلے آ رہے ہیں تو اس نے سوچا کہ شاید بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ بےہودہ بات سوچ کر نوکرانی روتی ہوئی الٹے پاؤں واپس گھر چلی گئی اور یہ ماجرا میری ساس کو جا سنایا۔ جب میرے سسرال والوں نے یہ بات سنی تو سب کی حالت خراب ہو گئی اور سب کے سب افسوس کرتے جاتے اور زور و قطار روتے جاتے۔ مجھے کچھ پتا نہ تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ میں انجانے میں وہاں جا کر پہنچا تو دیکھا کہ گھر کے سارے لوگ بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ سب کی یہ حالت دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا اور میں بھی زور و قطار رونے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورے گھر کی رونے کی زوردار آوازوں کو سن کر پڑوس کے بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ پڑوس والوں نے ہر ایک رونے والوں کو تسلی دی اور پھر مجھ سے پوچھا یہ واقعہ کیسے ہوا اور کب ہوا۔ میں نے روتے ہوئے غم سے نڈال ہو کر انہیں سے پوچھا مجھے تو کچھ پتا نہیں، تم ہی بتاؤ کہ یہ کیا ماجرا ہے اور یہاں کیا چل رہا ہے، لوگ کیوں رو رہے ہیں۔ آخر کار ہوا یہ کہ سارے عزیزوں رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ رونا دھونا فضول ہی ہے۔ اے بڑی بھی، یہ تھی میری زوردار حماقت۔ وہ دن ہے اور آج کا دن میں بدنصیب پھر کبھی سسرال نہیں گیا۔ بڑھیا نے یہ قصہ سن کر دوسرے بیوقوف سے بھی کہا خوب، آفرین، مرحبا، بہت اچھے۔ جب یہ دوسرا الو بھی اپنی لاشانی کہانی بیان کر چکا تو تیسرا مسغرہ یوں بولا بڑی بھی صاحبہ، یہ غلام بھی ایک بار جب اپنے سسرال پہنچا تو وہاں خوش مزاج صاحبہ نے اس خاکسار کے لیے عمدہ کھانے تیار کروائے اور جب مجھ سے کھانا کھانے کو کہا تو اتفاق سے میرے منہ سے نکل گیا۔ اس وقت میرا پیٹ خوب بھرا ہوا ہے، مجھے بالکل بھی بھوک نہیں ہے۔ گھر کے سارے لوگوں نے بھتیری خسامت کی پر میرے منہ سے چونکہ ایک بار انکار نکل چکا تھا، اسی لیے پھر میں کھانے کے لیے راضی نہ ہوا، کیونکہ اگر ہوتا تو اس میں مجھے میری بے عزتی محسوس ہو رہی تھی۔ آخر کار سارے رشتہ داروں نے جب کوشش کر لی تو وہ چپ ہو کر بیٹھ گئے اور میں یوں ہی بھوکا سو گیا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر میں مارو بھوک کے میری آنکھ کھل گئی، پھر مجھے ساری رات نیند نہ آئی۔ جب میری بیوی سو گئی تو میں نے اٹھ کر آس پاس کھانے کی تلاش کی مگر میرے کچھ بھی ہاتھ نہ لگا۔ اچانک ایک چھیکے میں ایک کوڑی ہانڈی نظر آئی۔ میں نے لپک کر جو اسے کھولا تو مرغی کا انڈا ہاتھ لگا۔ اسی وقت میری بیوی کی بھی آنکھ کھل گئی۔ میں نے رسوائی اور ندامت کے ڈر سے مرغی کا وہ انڈا جھٹ منہ میں رکھ لیا اور جھپٹ کر پلنگ پر لیٹ گیا۔ وہ مجھے اس عجیب و غریب حالت میں دیکھ کر میری بیوی پوچھنے لگی میاں خیر تو ہے، کیا بات ہے جو اس طرح گھبرا کر لیٹ گئے؟ اس نیک بخت نے مجھ سے ہزاروں کوششیں کی مگر میں نے جواب نہ دیا۔ جواب دیتا بھی کیسے؟ میرے منہ میں انڈا جو تھا، کس منہ سے جواب دیتا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غریب گھبرا گئی اور سارے گھر کے لوگوں کو وہاں اکٹھا کر لیا۔ میری یہ حالت دیکھ کر ہر ایک یہی کہہ رہا تھا کہ اسے کوئی بیماری لگ گئی ہے یا پھر کوئی بلا اس پر چڑھ گئی ہے۔ غرض کہ گھر میں ایک تہلکا مچ گیا۔ آخر کار ایک بڑا سیانا جرا بلوایا گیا۔ اس نے غور سے مجھے چیک کیا اور کہا اس کے گال پر ورم ہے اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ اندر مواد پک گیا ہے۔ اب اس کے گال میں سوئی چبھونی پڑے گی اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ قصہ مختصر کہ حکیم صاحب نے سب سے اجازت لے کر اس خاکسار کے پھولے ہوئے گال پر جو ہی سوئی لگائی، فوراً ہی میں نے وہ انڈا ایک گال سے دوسرے گال میں رکھ لیا۔ یہ حیرت انگیز بات دیکھ کر جرا نے کہا دیکھیے صاحب، ادھر کا مواد اب اس گال میں چلا گیا ہے۔ اب جرا نے میرے دوسرے گال کو بھی چاک کر ڈالا
तो वो अंडा मेरे मुंह से निकलकर बाहर गिर पड़ा। घर वाले इस अंडे को देखकर बहुत कुड़कुड़ाए और बहुत मजाक भी बना। उस दिन के बाद से मैं आज तक कभी अपने ससुराल नहीं गया। जब तीसरा बेवकूफ अपनी हिमाकत की कहानी बयान कर चुका तो चौथा बेवकूफ बोला, बड़ी भी साहिबा, इस खाकसार का किस्सा कुछ यूं है। एक अमीर ने मुझ पर भरोसा करके अपने किसी इलाके में कामकाज की देखभाल के लिए भेजा। वहां पहुंचकर मैंने वो उधम मचाया कि मालिक की सारी आमदनी बेहुदा बातों में खर्च करने लगा और कभी एक पैसा भी मालिक को ना भेजा। मेरी जिंदगी खूब ऐसो इशरत से गुजर रही थी। इस आलम में मुझे ये सोचिए कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। मेरा ये अहवाल सुनकर सियाने और दिगर लोगों ने कहा, आप ये क्या गजब कर रहे हैं, मगर मेरे सर पर तो हिमाकत सवार थी। मैंने किसी का भी कहना नहीं माना। आखिरकार एक मकार बुढ़िया को बुलवाकर उससे कहा कि वो मेरी शादी कहीं पक्की करवा दे। बुढ़िया ने यह अंदाजा करते हुए कि मैं निहायत ही बेवकूफ हूँ, मुझसे बोली, बहुत बेहतर, अभी करवाती हूँ तुम्हारी शादी। ये कहकर वो मकार बुढ़िया अपने घर चली गई। एक दिन के बाद वो आई और कहने लगी, मियाँ साहब, मैंने आपकी शादी एक साहबजादी से ठहरा दी है। 5-6 रोज में आपकी उस नेक बख्श से शादी हो जाएगी, लेकिन 500 रुपए चढ़ावे के लिए दीजिए ताकि मैं आपकी शादी उससे पक्की कराऊं। मैंने झट से 500 रुपए उसके हवाले कर दिए। चंद रोज बाद वो फिर आई और बोली, मियाँ साहब, शादी की तैयारी और सामान वगैरह खरीदने के लिए 2000 रुपए और दे दीजिए। मैंने फौरन ही 2000 रुपए और उसको दे दिए। 2-4 रोज के बाद आकर वो बुढ़िया फिर बोली, मियाँ, तुम बारात लेकर जाओगे तो आतिशबाजी, रंगरलियां, बिला वजह बहुत सारा खर्चा हो जाएगा, बिला वजह बहुत सारा खर्चा हो जाएगा। इससे तो बेहतर है कि शादी के साथ सिर्फ निकाह पढ़वा लीजिए। हमें आम खाने से काम है या पेड़ गिनने से। इसकी इन बातों से मैं ये समझा कि ये बूढ़ी औरत निहायत नेक और मेरे ही भले के लिए कह रही है, लेकिन मैं ये ना समझा कि वो मुझसे चालबाजी कर रही थी। आखिरकार उसकी इस बात से खुश होकर मैंने उसी को सारा इख्तियार दिया और उससे बोला, ऐ बीबी, जो चाहे कर, बस मेरी शादी हो जानी चाहिए। इसके जवाब में वो मक्कार बुढ़िया बोली, खैर अच्छा, मगर निकाह की जरूरी अखराजात के लिए कुछ इनायत तो कीजिए ताकि शादी की तैयारियां शुरू की जाए। मैंने 2000 रुपए उन्हें और दे दिए। उसके चंद दिन बाद वो बुढ़िया फिर आई और कहने लगी, मियाँ साहब, बात ये है कि अभी आपकी दुल्हन के आने का सुगुन नहीं है। जब सगुन ठीक हो जाएगा तो किसी मुबारक घड़ी में तुम्हारी दुल्हन आ जाएगी और तुम्हारे घर के दरो दीवार को रोशन कर देगी। लेकिन तब तक के लिए जरूरी खर्चा और जरूरी रसूमात के लिए कुछ दिलवाइए। बंदी की भी 2-4 महीने की गुजर बसर हो जाएगी। गरज ये कि मैंने मजीद 2000 रुपए इस चालाक बुढ़िया को और दे दिए। अब चंद रोज के बाद वो आई तो ये खुशखबरी सुनाने लगी, मियाँ साहब, मुबारक हो, तुम्हारे घर चांद सा बेटा पैदा हुआ है और बच्चे की छट्टे के वास्ते कुछ पैसे दे दीजिए। मैंने कुछ रुपए उन्हें और दे दिए। हासिल कलाम ये कि वो यूं ही अक्सर आती, कभी बच्चे के बहाने तो कभी बीवी के बहाने, कभी खाने पीने, कभी कपड़ों के लिए वो कुछ न कुछ ले जाते और इस तरह वो मुझसे लाखों रुपए ले गई। और इस अरसे में ये भी हुआ कि मेरी हिमाकत की दूर दूर तक खबर फैल गई, यहाँ तक कि मेरे मालिक को भी इसकी खबर हो गई। उधर इसके पास मेरे तरफ से एक पैसा भी नहीं पहुंचा था तो उसने मुझे नाकारा समझकर मुझे काम से निकालने का हुक्म भेज दिया। इस बात से मैं बड़ा मायूस हुआ और जी चाहा कि किसी तरह मैं अपनी बीवी के पास पहुंच जाऊं। मैं इसी फिक्र में था कि वो मक्कार बुढ़िया फिर मेरे पास आई। मैंने उससे कहा, बड़ी भी, तुम्हारी बड़ी उम्र है, मेरे याद करते ही तुम आ पहुंची। बड़ी भी साहिबा, हमारे काम में तो खलल आ गया, लेकिन अब अगर तुम हमारे घर वालों को हमें दिखला दो तो मैं रोज रोज की परेशानी से नजात पा जाऊं। मेरी ये बात सुनकर वो मक्कार बुढ़िया बोली, बहुत खूब, कुछ रुपए लड़कों की मिठाई के लिए मंगवाइए, मैं आपकी मुराद अभी पूरी कर देती हूँ। गर्ज कि वो दगाबाज मुझको एक भले आदमी के मकान के दरवाजे पर ले गई और बोली, मियाँ साहब, तुम्हारे ससुराल यही है, तुम्हारे बीवी बच्चे यही रहते हैं, अब दरवाजे पर दस्तक दीजिए, तुम्हारे बच्चे बाहर निकल आएंगे। या फिर ऐसा करो कि 2-4 मिनट तुम यहाँ बैठो, जब तुम्हारा साला दरबार से आएगा तो तुमको घर के अंदर ले जाएगा। दरअसल कई दिन से तुम्हारी बीवी मुझसे नाराज है,
वरना मैं तुम्हें खुद अंदर ले जाती। ये कहकर वो मक्कार बुढ़िया वहाँ से फरार हो गई और मैंने दरवाजे पर दस्तक दे दी तो 5-6 बरस के छोटे छोटे 2 लड़के बाहर निकल आए। मैंने मिठाई देकर उनसे कहा, लो बेटा खाओ, दिल में कोई शक न करना। गर्ज वो लड़के मिठाई का डब्बा लेकर अंदर चले गए तो घर वालों ने समझा कि शायद मेरे शोहर का कोई यार दोस्त आया है जो लड़कों के लिए मिठाई लाया है। ये समझकर घर वाले ने अंदर से पानदान और इतरदान भिजवाया। कुछ देर बाद निहायत जायकेदार और खुशबूदार खाने भिजवाया और कहलवाया, वो तो खुदा जाने कब दरबार से आए, आप बिला तकल्लुफ खाना खा लीजिए। किस्सा मुख्तसर, मैंने थोड़ा खाना खाया और लड़कों के लिए ठेवड़ी में बैठा रहा। कुछ देर बाद वो साहब भी आ गए, मुझसे सलाम किया और घर में जाकर अपनी बीवी से पूछा, ए बीवी, ये कौन मर्द बैठा है? क्या तुम्हारा कोई दूर का रिश्तेदार है, कोई भाई है? बीवी ने जवाब दिया, मैं क्या जानूं कि ये कौन सी बला है। मैं तो समझी थी कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार है या कोई तुम्हारा लंगोटिया दोस्त है जो लड़कों के लिए मिठाई लेकर आया है। ये अजीब व गरीब बात सुनकर वो साहब बाहर आया और मुझसे बोला, आप इस वक्त कहाँ से तशरीफ लाए हैं? मैंने सादगी से जवाब दिया, तुम मुझे पहचानते नहीं, मैं तुम्हारा जीजा हूँ, तुम्हारी बहन मेरी बीवी है और मेरे ये दोनों लड़के तुम्हारे भांजे हैं। मेरी ये बेहुदा बात सुनकर वो तेवड़ी चढ़ा कर बोला, गधे, क्या बक रहे हो, भागो यहाँ से, नहीं तो मार मार कर अंचर पंचर ढीले कर दूंगा। मैं तो तुम्हें कुछ नहीं कहता, लेकिन याद रखो, अगर दूसरी जगह तुमने ऐसा किया तो जरूर मार खाओगे। गर्ज के घर वालों ने मुझे निहायत जलील करके वहाँ से निकाल दिया। सो ऐ बड़ी बी, आज तक मुझे इस वाक़े की नदामत और खजालत है। गर्ज चारों बेवकूफी की कहानी सुनकर बड़ी बी ने शाबाशी दी और कहा, सच तो ये है कि तुम सब के सब अहमक हो और मैंने जो सलाम किया था तो ऐ बंदे नवाज, मेरा सलाम कबूल कीजिए, क्योंकि तुम चारों बेवकूफ नहीं बल्कि बेवकूफों का सरदार हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों को किस तरह की कहानियां सुनना पसंद है।